स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं कीर्ति। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां इरफान सोलंकी ने सरेंडर करने से पहले सोशल मीडिया पे अपना वीडियो वायरल किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत सभी 11 विधायक शुक्रिया अदा किया है उन्होंने विधायकों का। भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी को मदद करने और परिवार की तकलीफ समझने के लिए इरफान ने धन्यवाद कहा। वायरल वीडियो में इरफान ने विधानसभा की जनता से मदद की गुहार लगाई है। इरफान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार के साथ CBI जांच की भी मांग की है। इरफान ने अपने वायरल वीडियो में कहा, अगर वो दोषी है तो उनको सजा जरूर मिले। मैं सबसे पहले मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, मेरे साथी विधायक अमिताभ वाजपेयी जी का और जो 11-12 विधायक जो अखिलेश जी ने भेजे थे, मैं उन सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ में सबसे पहले मैं हमारे सांसद श्री सत्यदेव पचौरी जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे परिवार के लिए टाइम निकाला। मेरी बेगम, मेरी अम्मी, मेरे बच्चों से मुलाकात करी। मेरी बेगम के सर पे जो उन्होंने वालिद वाला हाथ रखा, मैं उसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज कम से कम लोगों ने ये जाना तो सही कि कहां पे चूक हो रही है। मैं एक बार और पत्रकार बंधु आपको भी और आपके चैनल के द्वारा उन तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो आप बार बार अपने चैनल में ये बताते हैं कि विधायक से घर से जुड़ा हुआ प्लाट, विधायक के घर के बगल वाला प्लाट नहीं, वो प्लाट जो है मेरे घर से 600 मीटर की दूरी पे है भाई, जहां पे वो कांड हुआ था। दूसरी बात, रोज पिछले 25 साल से 10 साल मेरे वालिद हो गए, 15-16 साल से मैं रोज शाम को 6 बजे से 10 बजे तक मेरे रजवी रोड के कार्यालय में बैठता हूं। ये 90% कानपुर की जनता को मालूम है कि रोज शाम को मैं वहीं रहता हूं। और उस दिन कांड हुआ है तो मैं हमारे रिजवी रोड के ऑफिस में बैठा था। वो तमाम लोगों की जो फोटो आए वो भी मैंने हमारे व्हाट्सएप पे डाले हैं। उस समय शादी भी थी, मुझसे बड़ी रिजवी साहब और तमाम ऐसे लोग हैं जिनके मैं शादी में भी गया। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो। योगी जी, मैं आपसे अपील करता हूं, आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, आपने उस औरत की बात सुनी, आपने जांच के आदेश दिए, तो यहाँ पे जांच गलत हो रही है। अगर किसी ने इल्जाम लगाया है, मैं आपके साथ विधानसभा का सदस्य हूं, कम से कम आप मेरी भी बात सुनिए, इसकी CBI जांच करवा लीजिए ताकि हकीकत सामने आ जाए। आज 10-15 दिन हो गए, जो भी दिन हो गए हैं, एक भी फोटो या एक भी ऐसी चीज सामने आई है जिससे ये साबित हो सके कि आपके सदन के साथी, आपके विधायक ने किसी महिला के आग लगा दी हो। और मैं हमारी विधानसभा की जनता और कानपुर की जनता से कहना चाहूंगा कि भाई, हमारा आपका 25-26 साल का साथ हो गया, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका ये विधायक इतना गंदा काम कर सकता है? अरे भाई, आपने विश्वास करा मेरे ऊपर। मैं चाहता हूँ वो तमाम लोग सामने आइए और कमिश्नर साहब से कहिए कि कम से कम कोई ऐसी चीज दिखाओ तो जिससे आपका विधायक दोषी हो सके। आपके विधायक के ऊपर जो इल्जाम लगा दिया महिला ने, कम से कम वो चीज सामने आ सके। मेरा भी बहुत छोटा परिवार है, मेरे भी बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, मेरी माँ परेशान हो रही है, मेरे भाई लोग परेशान हो रहे हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए आप सब आइए, पूछिए और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला ने जो मुसीबत मेरे ऊपर डाली है, अल्लाह ताला मुझे उससे जल्दी से जल्दी निकाले। क्या पता वो दुआ आपकी जो मेरा मालिक सुन ले और मेरा बेड़ा पार हो जाए। आप किसी भी मजहब को मानते हैं, वो बहुत अच्छी सी बात है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठना। आप राम कहिए, अल्लाह कहिए, बस मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। और मुझे पूरा यकीन है वो नीली छतरी वाले पे कि वो किसी की भी दुआ सुन लेगा और मेरी मुश्किलों का हल निकल जाएगा। मैं आप सबको नमस्ते करता हूँ, सलाम करता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करिएगा कि सच सामने आए। अगर मैं दोषी हूं तो कानून है उसके लिए, कानून सजा देगा और कानून से कोई नहीं बच सकता है। मेरे लिए दुआ करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम, नमस्ते। खबर सामने आ रही है। जानकारी सूत्रों के अनुसार हम आपको बता दें, जनपद सीतापुर पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ महोदय
तरुण गाबा द्वारा आगामी नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत कोतवाली नगर व थाना सिधौली का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महिला हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना, कंप्यूटर कार्यालय के साथ साथ संपूर्ण थाना परिसर को चेक किया गया। थाना कार्यालय के अभिलेखों को चेक कर बेहतर रख रखाव व उनको अधावधिक रखने, कार्यालय सहित पूरे परिसर में उच्च स्तर की साफ सफाई के लिए निर्देशित भी किया गया। निरीक्षण के दौरान महिला हेल्प डेस्क पर मौजूद महिला पुलिस कर्मियों से आवेदकों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों के फीडबैक के संबंध में पूछताछ कर तत्पश्चात थाना कोतवाली नगर व सिधौली पर नियुक्त निरीक्षकों व उप निरीक्षकों के आगामी चुनाव के दृष्टिगत गोष्ठी कर चुनाव को सकुशल व शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सीतापुर घुले सुशील चंद्र भान, अपर पुलिस अधीक्षक समेत कई लोग उपस्थित रहे। चालू कर। हाँ ठीक है सर। सर, आज के निरीक्षण में सिधौली कोतवाली फेल रही या पास? नहीं, ये एक फुल फ्लैज निरीक्षण नहीं था। यहाँ आईजी रेंज के पद पे स्थानांतरण होने के बाद मैं अपनी पहली विज़िट पे यहाँ पे आया था और इसमें ख़ास तौर पे जो आगामी नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं उस संबंध में फोर्स को ब्रीफ करना और उनकी तैयारी देखना कि कितनी तैयारी हो गई है, यही मुख्य उद्देश्य था। तो उस संबंध में जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि बेहतर कानून व्यवस्था रखकर नगर निकाय चुनाव को संपन्न किया जा सके, उस बारे में देखा गया, कार्रवाई की जा रही है और जो भी पुलिस मुख्यालय से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार आगे भी कार्रवाई की जाएगी ताकि ये चुनाव सकुशल संपन्न कराया जा सके। सर, सिधौली में क्राइम रेट पिछले 1 महीने से काफ़ी बढ़ गया है, अभी तक किसी भी घटना का खुलासा नहीं हो पाया है। जो सिधौली में क्राइम की स्थिति है उसका प्रथम दृष्टया जायज़ा लिया गया है और जो तकनीक का इस्तेमाल करके और बेहतर पेट्रोलिंग करके किस तरह से हम क्राइम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, उस संबंध में विचार विमर्श किया गया है और निश्चित ही हम और बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पे करेंगे। सर, जनपद के जो पुलिस अधिकारी हैं वो अपनी कार्यशैली से लगातार पुलिस विभाग की किरकिरी करा रहे हैं। कई मामले ऐसे सामने आए हैं पिछले कुछ दिनों में। ऐसी कोई तथ्य आएंगे तो उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और जो लोग अच्छा कार्य करेंगे उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा और अगर कोई जनता के या सरकार के मापदंड पे खरे नहीं उतरते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। खबर शाहजहांपुर से सामने आ रही है इस वक्त की। आपको बता दें, थाना रोजा क्षेत्र ग्राम पंचायत सलिया का मामला है, जहां पर नाली को लेकर कहासुनी होने पर झगड़ा इस कदर बढ़ा कि दबंग अपनी दबंगई पर उतरकर युवक पर जमकर लाठी, डंडे और हथियार बरसा दिए, जिसमें पीड़ित पक्ष का कहना है कि नाली के विवाद को लेकर गांव के ही दबंगों ने मेरे ऊपर धारदार हथियार से वार कर घायल कर दिया। इस दौरान आंचल सिंह, शेखर, निखिल सिंह, सत्यजीत सिंह, सैनू सिंह आदि ने मिलकर पीड़ित पक्ष पर लाठी, डंडे व धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें संजय सिंह के सिर पर गंभीर चोट आई है। इसमें संजय सिंह का आरोप है कि इस दौरान उसे जान से मारने के लिए धारदार हथियार व लाठी डंडों से एकजुट होकर हमला किया गया, परंतु किसी कारण पीड़ित ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। वहीं इस पूरे मामले पर रोजा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ शुरू कर दी है। आगे की वैधानिक कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। जी, क्या नाम है आपका? संजय सिंह। गांव कौन सा? सलिया। क्षेत्रीय थाना कौन सा लगता है? रौजा। जी, क्या विवाद हुआ था बताएं। विवाद हुआ था ये कि नाली चक्कर में बातचीत हो गई थी, तो ये सब लोग निकल आए, हम भी बाहर निकले, तो बस गाली वाली दी इन लोगों ने, गाली गलौज हुआ। फिर बाद में शेखर ने गर्दा जला दिया मेरे ऊपर और सब लोग दौड़े जी, घर पे मम्मी पापा सबको मारा मेरे। घटना में कितने लोग थे उस सेकंड पक्ष के? उस समय 5-6 लोग ये लोग थे, 3-4 लोग हम लोग थे, मगर ये लोग मेरे के बाद में आए जो चोट वोट मेरे लग गई। मारा किसने? शेखर ने और निखिल ने, अचल ने, चंदू ने, सबने मिलके मारा। सबने जो आपका क्षेत्रीय थाना रोजा लगता है, इसमें आपने कोई सूचना पत्र दिया? हाँ, सूचना पत्र दिया। क्या आश्वासन मिला है? अभी कुछ नहीं, वो एक लड़का खाली अचल जो है वो ही थाने में है, बाकी लोग घूम रहे हैं। क्या चाहते हैं इस पर आप? बहस करेंगे इनको बस।
खबर जनपद संभल के असमोली क्षेत्र से सामने आई है, जहां ग्राम मनोटा में धर्मव्रती आहत हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत। 26 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल पर जमकर हंगामा काटा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस व एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग ने नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी हॉस्पिटल की जानकारी करने के बाद हॉस्पिटल अवैध रूप से संचालित मिला, जिसको वहीं मौके पर सीज कर दिया गया है और मृतक गुड्डू पत्नी नेपाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं असमोली क्षेत्र के गांव रामनगर में चल रहे पाल नर्सिंग होम हॉस्पिटल पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें छापेमारी के दौरान पाल नर्सिंग हॉस्पिटल संचालन भी कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया, जिसको वहीं मौके पर सीज कर दिया गया है। पाल नर्सिंग होम पर काफी दवाइयां भी मिली हैं और मरीज भी भर्ती थे। दोनों ने हॉस्पिटल के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। इस तरह के आपको बता दें, असमोली क्षेत्र में बहुत से अस्पताल हैं जो अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता बार बार इन अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों की शिकायत कर चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब किसी अस्पताल में कोई हादसा हो जाता है तभी इनकी आंखें खुलती है। ये वहां आते हैं और कुछ समय के लिए अस्पताल को सीज कर दिया जाता है। आपको बता दें, सीज होने के बाद अस्पताल संचालन पूरे बिना किसी आदेश के चिकित्सा विभाग से तालमेल मिलाकर सील किए हुए अस्पताल को संचालित करने लग जाता है। ताला तोड़कर सुचारू रूप से उसे चलाने लगता है। ऐसी शिकायत क्षेत्र की जनता ने कई बार की है। देखना यह अहम होगा कि इस बार भी क्या यही होता है या फिर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। ये यहाँ मनोटा पुल के पास में एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, जिसमें एक महिला की मौत हुई थी ऑपरेशन के दौरान। तो उसी के सिलसिले में जब ये हॉस्पिटल चेक किया गया तो इसके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था। सब लोग यहाँ से भागे हुए थे, तो उसी के सिलसिले में इस हॉस्पिटल को सील किया गया है और बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें एसडीएम साहब साथ थे, एसओ साहब भी थे, तो सब लोगों ने कंबाइन तौर पे ये कार्रवाई की। इसके बाद रामनगर में भी एक अस्पताल पर छापेमारी हुई है। ये जो महिला की मौत हुई थी, उस महिला का बच्चा इस हॉस्पिटल में भर्ती था, जो सुभाष पाल जो नाम से ये हॉस्पिटल था, इसके यहाँ ये भर्ती था। तो यहाँ पे बहुत बड़ी अनियमितताएं मिली हैं, तो उसी के दौरान इस अस्पताल को सील किया गया है। कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था इसके पास। जो डॉक्टर थी जिसके डॉक्यूमेंट इन्होंने दिखाए वो भी मौके से मतलब गायब थी, तो इस वजह से इसे सील किया। ये सर लगातार अनलीगल हॉस्पिटलों में ये बार बार इनको सील कर दिया जाता है। पता चलता है कुछ दिनों बाद सर वो चालू हो जाते हैं, ऐसा क्या है? इसी वजह से एसडीएम साहब और एसओ साहब भी थे साथ में, जिससे कि आगे से इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ये कोई भी अस्पताल अब नहीं खुलेगा, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर मैनपुरी से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में जमकर उमड़ी भीड़। योगी ने मन से सभा और सैफई परिवार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार के बाहर किसी का विकास नहीं किया। किसी अन्य गरीब का जिसने भी उभरने का प्रयास किया, उसके साथ क्या हाल हुआ ये हर व्यक्ति जानता है। एक नया रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ, ये जेपी का समाजवाद नहीं है, ये डॉक्टर लोहिया का भी समाजवाद नहीं है। चाचा शिवपाल को स्वयं डॉक्टर लोहिया के बारे में लिखते हैं, उनको खुद नहीं मालूम होता कि वो क्या लिख रहे हैं। समाजवाद की जो अलग अलग ब्रांड है वो एक ही खानदान में भी देखे जा सकते हैं। आपको बता दें, शिवपाल यादव को भी कटघरे में लेते हुए उन्होंने कहा कि जो शिवपाल यादव का जो समाजवाद है वो जिसकी लाठी उसकी भैंस लैठैत समाजवाद है। इनका प्रोफेसर राम गोपाल यादव का समाजवाद वो पूंजीवाद में बदल गया है। सब धरती गोपाल की नोएडा से लेकर फिरोजाबाद तक जो भी धरती दिखाई देती है, समाजवादी पार्टी की सरकार में उस जमीन को उन्होंने या उनके शागिर्दों ने हथियाने में कोई गुरेज नहीं किया। और अखिलेश समाजवाद अवसरवादी समाजवाद है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो, 3,02,000 से अधिक गोल्डन कार्ड, जिसमें 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर यहाँ की गरीबों को प्राप्त हो रहा है। यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। 5,000 महिलाओं को मातृवंदना योजना का लाभ और 97,900 वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, 33,400 से अधिक
निराश्रित महिला पेंशन और 13,200 दिव्यांग जनों को दिव्यांग पेंशन में 12,000 रुपए सालाना ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे रही है। और भाइयों बहनों, कन्या सुमंगला योजना में भी 10,000 बालिकाओं को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां विधायक इरफान सोलंकी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए हैं। जी हां, कल उन्होंने सरेंडर किया था और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में इरफान सोलंकी भेजे गए हैं। जाजमाऊ आगजनी मामले व फर्जी दस्तावेजों को बनाकर यात्रा करने के मामले में फरार चल रहे कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी ने आत्मसमर्पण किया व उनके भाई रिजवान सोलंकी 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिए गए हैं। इसके पहले आज सुबह कई दिनों से फरार चल रहे विधायक ने पूरे नाटकीय घटनाक्रम में परिजनों व स्थानीय साथी विधायकों और तामझाम से पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड के आवास पर स्थित कैंप कार्यालय में आत्मसमर्पण किया था। इस वक्त की खबर आ रही है सामने, आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने एक एम हॉस्पिटल जाकर चंद्रपुरा में विशेष समुदाय वर्ग द्वारा आदिवासी समुदाय के युवाओं पर हुई धारदार हथियार से हमला हुए युवकों से मिले। पूर्व मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जानकारी पीड़ितों से ली। बेहतर इलाज को लेकर अस्पताल प्रबंधक से कहा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन के सरकार का 3 वर्ष पूरे होने को है। इन वर्षों में झारखंड कई रिकॉर्ड स्थापित कर चुका है। हत्या, लूट, बलात्कार, अवैध खनन जैसी सरकार बनने के 15 दिन बाद ही चाईबासा में 7 आदिवासी समुदाय के लोगों की निर्मम नरसंहार किया गया। राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री होकर भी राज्य के आदिवासी समुदाय सुरक्षित नहीं। राज्य के सभी जिलों में प्रतिदिन आदिवासी समुदाय के लोगों पर हो रहे जुर्म की खबर कोई ना कोई अखबारों में प्रकाशित होती है। आज राज्य की जनता के साथ आदिवासी समुदाय खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। हत्यारों व अपराधियों का बोलबाला राज्य में है। हेमंत सोरेन के कार्यालय में झारखंड की विकास रुक चुकी है। कि राज्य में सबसे ज़्यादा अगर 3 साल में अत्याचार हुआ तो आदिवासियों और दलितों। आपको याद होगा, सरकार गठन होने के बाद 15 दिन के अंदर ही चाईबासा में 7 आदिवासियों का नरसंहार। इसी तरह की घटना गुमला के घाघरा में भी आदिवासियों का हत्या हुआ। 3000 से ज़्यादा आदिवासी बच्चियों, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, हत्या। और आज चंद्रपुरा में भी जो घटना घटी, ये सरकार में वोट बैंक और तुष्टीकरण के तहत एक संप्रदाय विशेष को संरक्षण देकर आज आदिवासी भाई बहनों पर अत्याचार। और जब जानकारी मिली उसी घटनाक्रम में आया, तो जैसा हमारे जो पीड़ित है हाजदा जी मुर्मू जी ने बताया, ये सरकार में सिर्फ वोट बैंक की चिंता कर रहा, हम आदिवासियों की चिंता करने वाला। तो भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को वोट बैंक नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी इस विशाल परिवार का आदिवासी को एक अंग मानती है। और उसी क्रम में आज हम लोग देखने आया और उनकी जो भी इलाज संबंधी जो समस्या, वो सब भारतीय जनता पार्टी आपस में बात चलते हैं, उनके दुख दर्द में हमेशा खड़ी रहती है। सरकार पर प्रेशर किस तरह बनेगा? खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है। शहर कोतवाली पुलिस व एसओजी व सर्विलांस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 30 लाख रुपए की अफीम समेत 3 मादक पदार्थों के तस्करी करने वालों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 3 किलो अफीम, 3 मल्टीमीडिया मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल समेत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस व एसओजी और सर्विलांस प्रभारी ने आरोपियों को रेलवे रोड से गिरफ्तार किया। पुलिस ने सद्दाम अंसारी, मसूर आलम निवासी लातेहार झारखंड, उदयवीर निवासी ग्राम कदरौला कोतवाली जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि आरोपियों से तकरीबन 3 किलो अफीम बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कुल कीमत 30 लाख रुपए है। खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर भानु भास्कर आईपीएस के द्वारा
थाना मऊ दरवाजा फतेहगढ़ का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सर्वप्रथम थाना परिसर का भ्रमण किया गया, जिसमें थाना कार्यालय, पत्रवाहक डाक कार्यालय, CCTNS कक्ष, प्रभारी निरीक्षक कक्ष, मालखाना, आरक्षी निवास व मैस का निरीक्षण किया गया। बता दें कि साफ सफाई, रखरखाव, भोजन व जलपान की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया। ADJ कानपुर ने कहा कि जागरूकता उत्पन्न कराने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही ADJ कानपुर जोन द्वारा ग्राम प्रहरी कंबल, गरम टोपी, बाग, करम मुझे का उपहार प्रदान कर उनको सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान ADJ कानपुर भानु भास्कर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। वो कानपुर जोन में का है और एक है पुलिस में परंपरा है कि हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि अपने अंडर जुरिडिक्शन में जितने ज़िले हैं उसका बीच में भ्रमण करते रहें और साथ में वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे पुलिसकर्मी तैनात हैं, उसको भी रिव्यू करते रहें और जिसकी जो ज़रूरत हो उसको पूरी भरसक कोशिश करें कि पूरी कर सकें। सर, फरकाबाद में जो है कि एक तो सर्दी का मौसम बढ़ गया, सर्दी के मौसम में जो चोरियां ज़्यादा हो रही हैं आए दिन जो है उस पर लगाम नहीं लग पा रही, क्या मामला है? जितने भी अपराध के विषय हैं उसको रिव्यू किया जा रहा है और रिव्यू करने के बाद भी पिछले वर्षों का अपराध का भी देखा जा रहा है, किस स्थान पे कौन सा अपराध हुआ था, ताकि वहाँ पे व्यवस्थाएं और मजबूत कर सके, ताकि इस वर्ष वो घटनाएं ना होने पाए। इसी तरह निकाय चुनाव आ रहे हैं, क्या तैयारी चल रही है? निकाय चुनाव हमारे आ रहे हैं और साथ तो उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई, इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। पुलिस आपकी क्या कर रही है? तो उसमें हमारे जो है कई तरह के हैं। सबसे पहला तो हमारा ये है कि जितने निकाय चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता हमारे जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। उन स्वतंत्र भाव में और किसी भी तरह से भय या किसी भी से ना डरे हुए वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मताधिकार का प्रयोग करें। और हमारी संख्या अच्छी स्थिति है, काफ़ी अच्छी स्थिति है और अच्छी हो सकती है। इसके लिए आप सबका प्रयास और सहयोग की ज़रूरत है। आप सबके सहयोग से और साथ में पुलिस कर्मियों की मेहनत से हमने और अच्छे परिणाम मिलेंगे। अभी ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। सर, यातायात को लेकर कहीं ना कहीं जो है ज़रूरत है पुलिस की। फर्रुखाबाद में यातायात की व्यवस्था काफ़ी गड़बड़ है, तो क्या उस पर कुछ काम करने? यातायात की व्यवस्था के बारे में भी हमारे SP साहब ने बताया, काफ़ी डिटेल उन्होंने बताया और उसमें और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नया प्रयोग भी किया जा रहा है क्योंकि पुराने प्रयोग से व्यवस्थाएं में उतनी अच्छी व्यवस्था हम लोग नहीं दे पाए जितनी हम लोग देना चाह रहे थे। तो उसके लिए हम लोग कुछ नया प्रयोग भी करेंगे। SP साहब ने इसमें एक डिटेल ट्रैफिक प्लान भी बनाया है और यातायात माह में उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है। तो उसको हम लोग अच्छा और करके देंगे। अब देखते हैं अच्छे परिणाम आएंगे। जहाँ कमियाँ रहेंगी आप लोग के सुझावों से उसको और अच्छा किया जाएगा। सर, थाने का निरीक्षण किया, क्या आपने निरीक्षण किया और क्या निकला इसमें? थाने का भी निरीक्षण चल रहा है। इसमें ये पुराना हमारा थाना है, इसमें कई सारी व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी भी हैं, कई सारे में सुधार की और आवश्यकता है। ये पूरी काम कंप्लीट हो जाएगा तो एक प्रेस नोट जो है SP साहब जो है हमारी तरफ से भेजेंगे, आप सबको उस पर डिटेल्स के साथ हम अवगत कराएंगे। ठीक सर। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने प्रातः 10:20 पर लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें अधिशासी अभियंता संजीव कुमार सिंह समेत 4 सहायक अभियंता 1-2 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। जिलाधिकारी ने अनुपस्थित अधिकारियों एवं कार्मिकों के 1 दिन के वेतन कटौती के साथ स्पष्टीकरण तलब किया है। इस दौरान DM जितेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये शासन की प्राथमिकता है कि सभी अधिकारी 10 बजे से 11 बजे के बीच में पब्लिक से मिलें और उसके अलावा समय से ऑफिस में आएँ। निर्माण खंड के विषय में कुछ समय से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ के अधिकारी नहीं बैठते हैं। बहुत ही खेद का विषय है कि यहाँ पर 5 अभियंता हैं और 5 के 5 10:25 तक अभी एब्सेंट हैं। स्टाफ में भी 3-4 लोग एब्सेंट हैं। जब 5 के 5 अभियंता, जिसमें कि अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता सभी एब्सेंट हैं, तो वाकई ख़राब स्थिति है। सभी के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है और उनका वेतन आज इनका बाधित किया जा रहा है।